Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। कट द क्रैप इनिशिएटिव में हम डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, मेंस 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसका हैंड रिटन कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपके लिए आसान हो जाए जब भी आप इसको रिवाइज करना या फिर एग्जाम देने जाएं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड है ये, और इसका कंटेंट सिनॉप्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उसको डेली आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लिया करें। तो पहला टॉपिक है आज का, यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड है। बेसिकली एक यूएनजीए में रेजोल्यूशन पास हुआ है। उस रेजोल्यूशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन मांगा गया है। एडवाइजरी ओपिनियन किस चीज पे मांगा गया है कि आईसीजे ये बताए, जो कि द हेग में बैठता है, आईसीजे ये बताए कि जो कंट्रीज ने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दिए हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में, तो क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया था एक बहुत ही छोटी सी कंट्री ने, और इसको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से इसको पास किया गया है। कंट्री का नाम है वानुआटू। ये एक पैसिफिक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, और ये कंट्री काफी प्रभावित हुई थी। पम साइक्लोन आया था, ऑलमोस्ट 95% यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो तबाह हो गया था, और 2/3 लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। तो इस कंट्री ने बेसिकली जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज थे उसमें डिबेट चल रहा था पिछले 3-4 सालों से, अब जाके इस कंट्री ने प्रपोज किया और रेजोल्यूशन को पास किया गया है। अब बात है कि रेजोल्यूशन में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, रेजोल्यूशन में जो पहला सवाल है वो ये है कि क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, क्योंकि आप देखिए क्लाइमेट चेंज से जितने भी इंप्लीकेशंस हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंप्लीकेशन जो लो लाइंग कंट्रीज हैं, जैसे कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स या फिर और छोटे छोटे कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके ऊपर है। बांग्लादेश चूंकि बड़ा स्टेट है लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी कोस्टल जो सी लेवल राइज है उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही लो लाइंग कंट्री है वो। तो जो सबसे ज्यादा बुरा इंपैक्ट है लो लाइंग कंट्री और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे है। जो रिजोल्यूशन में पहला सवाल पूछा गया है, एडवाइजरी ओपिनियन जो पहला सवाल पूछा गया है, उसमें पहला सवाल यह है कि जो कंट्रीज हैं क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट सिस्टम हो या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर ऑब्लिगेशंस हैं और कंट्री कोई अपने जो कमिटमेंट है उसको नहीं मीट कर पा रही है, तो क्या उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्या, अगर उनके एक्शंस चाहे वो जाने में हो अनजाने में हो, उससे क्लाइमेट सिस्टम को क्षति पहुंचती है, हार्म पहुंचता है, या फिर उससे जो लोग प्रभावित होते हैं क्लाइमेट सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स है, किसी ने कमिटमेंट दिया है कि हमारा एक कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं लाइक फ्लडिंग, हीट वेव्स। आप देखिए पाकिस्तान में पिछले साल क्या हुआ था। तो कंट्रीज के ऊपर अगर वो जाने अनजाने में फिर भी एमिशंस कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हो सकता है, उनके ऊपर इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। तो पहली बात, क्या ऑब्लिगेशन है, और अगर ऑब्लिगेशन को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो क्या इनके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इनका, ठीक है। क्या इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह के कुछ सवाल, 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं। अब देखें, अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, तो इंडिया ने जहां तक अभी तक बात रही है क्लाइमेट जस्टिस की या फिर ये कर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इंडिया ने फोर्सफुली अपना स्टैंड लिया है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेब्लिश होनी चाहिए, क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जो कुछ कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो वेस्ट ने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस किया है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस किया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रही हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लाइक साइक्लोन, फ्लडिंग, ड्राउट, हीट वेव्स।
सी लेवल राइज। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इसका इंपैक्ट पड़ रहा है जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं या फिर लो लाइंग एरियाज हैं उनके ऊपर। तो इमिशन किसी और ने किया, उसका इंपैक्ट किसी और पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे बात होती है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस से फिर वही रिपरेशंस की बात होती है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की फिर बात होती है, लॉस एंड डैमेज की बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट। इस बार शर्म एल शेख में लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि इंडिया हमेशा सपोर्टिव रहा है क्लाइमेट जस्टिस का, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस रेजोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, को स्पॉन्सर नहीं किया इंडिया ने यूएनजीए में। और यही नहीं, अभी तक इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया है, बिल्कुल साइलेंट है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ने जो लीगल अथॉरिटीज हैं हमारे देश में, उनको ये रेजोल्यूशन भेजा है कि आप इस पर स्टडी करें। इस रेजोल्यूशन के इंटरनेशनल एफर्ट है जो क्लाइमेट चेंज को लेके और खासकर इंडिया को लेके, क्या इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अगर पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इस पे ओपिनियन दे सकता है और उसके ओपिनियन के क्या रेमिफिकेशंस और इंप्लीकेशंस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज या फिर ये कहें कि जो कंट्रीज का ऑब्लिगेशन है उसको लेके, ठीक है। अच्छा, इंडिया साइलेंट इसलिए भी है कि जो आईसीजे कुछ भी कहे, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पावरफुल कंट्रीज है लाइक चाइना और यूएस, जो सबसे ज्यादा एमिट करती है ग्रीन हाउस गैसेस, उनके एफर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इंडिया अभी तक उनका भी रिस्पॉन्स वेट कर रहा है, उनके रिस्पॉन्स का स्टडी करेगा, फिर अपना जो रिस्पॉन्स है वो तैयार करेगा, ठीक है। हालांकि इंडिया ने अपने एनडीसीसी कमिटमेंट्स दिए हैं, इंडिया ने अपडेट भी किया है। इंडिया ने ये कहा है कि 2030 तक बेसिकली जो पंचामृत कमिटमेंट है, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स इंडिया ने दिए हैं कि 2030 तक इंडिया ने कहा है कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी उसको भी कम करेंगे, जो 50% हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स करेंगे, ठीक है। ऐसा इंडिया ने कमिटमेंट किया है। हालांकि इंडिया का कमिटमेंट भी है, डेवलप्ड वर्ल्ड को इंडिया फोर्स भी करता है, लेकिन अगर आईसीजे कुछ ओपिनियन देगा तो इंडिया के ऊपर भी कुछ इसके रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया 3rd लार्जेस्ट एमिटर है दुनिया भर में। हालांकि डिस्टेंट 3rd है, जिस तरह से चाइना फर्स्ट है, फिर यूएस है, तो वो कहीं ज्यादा आगे हैं। जो पर कैपिटा एमिशन यूएस में कई गुना ज्यादा है इंडिया से, लेकिन फिर भी डिस्टेंट 3rd है, लेकिन 3rd है इंडिया, ठीक है। इसलिए इंडिया अभी तक बहुत ही कॉशियस है इस रेजोल्यूशन को लेके। फिर बात करते हैं कि कंसर्न्स क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए, कंसर्न सबसे पहली बात यह है कि ये जो क्लाइमेट गोल को अचीव करने की बात है, कि हमारा जो गोल है कि इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्लाइमेट को वार्म ना होने दें ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ये सब शेयर्ड गोल्स हैं और शेयर्ड एफर्ट्स हैं। सभी कंट्रीज वॉलंटरीली एक तरह से इसको परसुएड किया गया सभी कंट्रीज को कि वो आए अपना अपना कमिटमेंट दें। तो इसमें अगर कोई जुडिशियल प्रोसेस लाया जाता है बीच में, तो ये माहौल खराब करने की कोशिश होगी। इसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ एडवर्स ओपिनियन देता है आईसीजे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको लेके, जो लार्जेस्ट एमिटर्स है उनको लेके, तो कहीं ना कहीं उनको नज करने की कोशिश की जाएगी और एज ए टूल इसको इस्तेमाल किया जाएगा जहां भी क्लाइमेट नेगोशिएशंस होंगे वहां पे। तो जो काम डिप्लोमेटिक एफर्ट से पूरा किया सकता है उसको अब आईसीजे के थ्रू जो है नज करने की कोशिश की जाएगी बाकी कंट्री से उनके ऊपर। हालांकि एट बेस्ट आईसीजे ये कर सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को लेके जो एफर्ट्स है उनके ऊपर कुछ कमेंट कर सकता है। पर्टिकुलर कंट्रीज के ऊपर कमेंट ऐसा माना जा रहा है कि नहीं करेगा आईसीजे, लेकिन अगर करेगा तो बार बार नेम शेमिंग होगी कंट्रीज की, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो एक बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। सभी कंट्रीज वॉलंटरीली आई हैं, जो नहीं भी आना चाहते थे उनको मोरली परसुएड किया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ग्लोबल स्टॉक टेक होता है, ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक, इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज ने पहले कमिटमेंट अपने दिए हैं उन कमिटमेंट्स को फर्दर और इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। कि अगर उन्होंने कार्बन रिडक्शन टारगेट्स बनाए हैं अपने, उस टारगेट को और बढ़ाना और एम्बिशियस टारगेट्स क्रिएट करना, उसको अचीव करना। तो जहां पे बॉटम अप अप्रोच है वहां पे टॉप डाउन अप्रोच अगर आईसीजे के थ्रू लाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं वो उससे मतलब कि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा
कि अगर जहां पे वॉलंटरी एफर्ट डाल रहे थे उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है, या फिर एक नेम शेमिंग की जा रही है, आईसीजे के ओपिनियन को लेके एज ए टूल, एज ए हथकंडा उसको अपनाया जाएगा कहीं भी कोई भी नेगोशिएशन होगा उसमें। अभी देखें कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो चाहिए क्या, जिन्होंने स्पॉन्सर किया रेजोल्यूशन उनको क्या चाहिए। देखें, बात सही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर आप अभी आईपीसीसी का सिंथेसिस रिपोर्ट देखें तो सिंथेसिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो क्लाइमेट है ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्म हो चुका है, ठीक है। और हम ऑलरेडी क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल, पिछले 10 सालों में 4 बार से भी ज्यादा हीट वेव्स एक्सपीरियंस किया गया था, जबकि पहले सिर्फ 10 साल में एक बार हीट वेव एक्सपीरियंस किया जाता था। सी लेवल राइज हिस्टोरिकल लेवल स्पीड से बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स है क्लाइमेट के वो देखने को मिल रहे हैं हमें, कहीं ना कहीं जरूरत है। अच्छा, आईपीसीसी ने यह भी कहा है कि अगर हमें जो कमिटमेंट दिया गया है नेशनल पेरिस एग्रीमेंट में, एनडीसी दिए गए हैं, उसको अगर हमें अचीव करना है तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा उसको हमें हाफ कर देना होगा, जो करंट लेवल है उससे हाफ कर देना होगा बाय द ईयर 2030, अगर हमें क्लाइमेट गोल को अचीव करना है तो अब बात यह है कि सारी बात क्लाइमेट चेंज की है। इस रेजोल्यूशन जो को स्पॉन्सर्स है वो चाहते क्या हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो कॉन्टेंशियस इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके ऊपर आईसीजे अपना ओपिनियन दे। कॉन्टेंशियस इश्यूज क्या हैं? क्लाइमेट रेपरेशन, जो मींस बेसिकली यहां पे क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस किसी और ने इमिट किया, झेल कोई और रहा है, तो कौन रिपेरिएट करेगा? जो रिपरेशंस कौन देगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो देंगी, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को रिपरेशंस देंगी, या फिर जो लो लाइंग स्टेट्स हैं उनको रिपरेशंस देंगी, ठीक है। तो पहली बात है क्लाइमेट रिपरेशंस का लीगल कल्पेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आईसीजे पे ओपिनियन देता है और अगर कोई कंट्री अचीव नहीं करती अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन गिवन अंडर पेरिस एग्रीमेंट, तो उसकी लीगल कल्पेबिलिटी उसकी स्टेब्लिश की जाएगी। अब बात यह है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में कोई पेनाल्टी, कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे होती हैं। कोई कंट्री पेरिस एग्रीमेंट में जा सकती है, कोई उससे बाहर निकल सकती है। इनफैक्ट अभी भी कुछ कंट्रीज लाइक सीरिया जो कि पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है। तो लीगल कल्पेबिलिटी स्टेब्लिश करना कि अगर कोई कंट्री अचीव नहीं करती है अपना टारगेट तो उसके लीगल कल्पेबिलिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा। फिर तीसरी बात है कि क्लाइमेट सपोर्ट उस कंट्रीज को जो ऑलरेडी सफर कर रही हैं। क्लाइमेट सपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखा गया, कहते हैं कि पाकिस्तान में मॉनसून वाज ऑन स्टेरॉइड, ठीक है, इतनी बारिश हुई कम समय में, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से सब चीजें हो रही हैं। तो क्लाइमेट रेपरेशंस, क्लाइमेट सपोर्ट, लीगल कल्पेबिलिटी, ठीक है। अभी जो है बात हुई है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, ठीक है, उसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी हो, क्योंकि अभी जो फंड तो बना दिया गया, फंड में पैसा कौन देगा ये इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। तो इसके जो कंटेंशियस इश्यू हैं जहां पे डेवलप्ड वर्ल्ड भागता है हमेशा, क्योंकि उसको ऑफ कोर्स उसने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा एमिशंस किए हैं, तो इन जो इश्यूज को लेकर कुछ क्लैरिटी देगा आईसीजे। अब देखें कि क्या आईसीजे का जो ओपिनियन होगा बाइंडिंग होगा। देखें, आईसीजे कभी भी देता है तो एडवाइजरी ओपिनियन देता है, तो अगर आप एडवाइजरी ओपिनियन के टर्म को समझें तो ये एडवाइजरी है, ये सलाह है, ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं हो सकता है। और इंटरनेशनल एरेना में किसी के ऊपर भी कोई बाइंडिंग काम नहीं करवाया जा सकता उससे, क्योंकि वो कभी भी उस एग्रीमेंट से बाहर आ सकता है। तो पहली बात यह है कि ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इससे कुछ क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं इंटरनेशनल लॉज में। देखें, जो स्पॉन्सर्स ये हुआ है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसमें कुछ इस रेजोल्यूशन में कुछ एग्रीमेंट्स का हवाला दिया गया है कि इस पे आप क्लैरिफिकेशन दें। एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? UNFCCC है पहली बात, ठीक है, अनक्लॉज है, इनफैक्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी है। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो अगर इन एग्रीमेंट्स का, इन प्रोटोकॉल्स को रेफर किया गया है रेजोल्यूशन में, तो जो आईसीजे कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकता है अपने एडवाइजरी ओपिनियन में, जो कुछ इश्यूज है क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, क्लाइमेट जस्टिस को लेके, लॉस एंड डैमेज फंड को लेके, कि अभी तक जो
इश्यूज आते हैं नेगोशिएशंस में वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं, वो स्मूथ हो जाएं, ठीक है। और जहां तक बात करें कि दूसरी बात यह है कि अगर लीगल ओपिनियन देता है आईसीजे तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि सभी कंट्रीज को और अच्छे से परसुएट किया जा सकता है कि अपना कमिटमेंट वो बढ़ाएं, जो उनके टारगेट्स है उनको अचीव करें। देखें, आईसीजे का जो ओपिनियन होता है ये लीगल वेट तो कैरी करता है, इसके पास मोरल अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि आप देखें आईसीजे एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, कहीं से बायस जो इन्फ्लुएंस नहीं है ये। इसने पैलेस्टीनियन मैटर में दिया था अपना ओपिनियन, काफी रेस्पेक्टेड ओपिनियन रहा है वो। न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर ओपिनियन दिया है, एडवाइजरी ओपिनियन दिया है आईसीजे ने, वो भी काफी रेस्पेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि आईसीजे जब ओपिनियन देता है तो वो ओपिनियन वेट कैरी करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर आईसीजे अपना ओपिनियन देगा इन कॉन्टेंशियस इशू पे, लाइक क्लाइमेट फाइनेंस, लॉस एंड डैमेज, रिपेरेशंस, क्लाइमेट सपोर्ट, तो जो जहां भी नेगोशिएशंस में इश्यूज आते हैं वहां पे ये प्रोसेस वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और कंट्रीज को परसुएट किया जा सकता है अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन यूएन रेजोल्यूशन को लेके। थैंक यू वेरी मच।